हेलो एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हमने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। आर्ट के हमारे पास कुछ की फीचर्स है। एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट क्या होती है? आर्ट क्या है? आर्ट में हम थ्योरेटिकल नॉलेज हमें होती है, मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है वो हमारी आर्ट है, हमें उसके बारे में पता है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी है वो चीज़ है। तो अब मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है कि भाई हमें उसके बारे में पता है कि हमें चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, तो उस चीज़ की हमें नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो ये जो आर्ट का फीचर है ये हमारा इसे वेरीफाई करता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट फीचर पे हम चलते हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट जो होती है वो एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। हमें किसी चीज़ के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर उस आर्ट में हम अपना पर्सनल माइंड, हम अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल इनपुट भी हम देते हैं। तो आर्ट जो होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट भी एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। हमें ये पता है चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, पर जब तक मैनेजर अपना इनपुट नहीं देगा है तब तक चीज़ें मैनेज अच्छे से नहीं हो पाएंगी। उसे पता होना चाहिए कि उसे सिचुएशंस को कैसे डील करना है। तो ये वाला फीचर भी हमारा मैनेजमेंट वेरीफाई करता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या होता है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती है। ऐसी ही मैनेजमेंट है कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये फीचर हमारा वेरीफाई करता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब साइंस के हमारे पास कुछ की फीचर्स हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल। ठीक है। अब साइंस क्या होती है? एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की, कि भाई वो फैक्ट्स और इवेंट्स पे डिपेंड करती है, उन पे बेस्ड होती है, तो सिस्टमैटिक बॉडी है। ऐसी जो मैनेजमेंट होती है वो भी कुछ सिचुएशंस पे, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये वाला साइंस का फीचर जो होता है हमारा बेस करता है। अब साइंस जो होती है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ऐसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होते हैं। बट जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन नेचर भी होता है, ह्यूमन बिहेवियर को भी कंसिडर करना पड़ता है। इसीलिए ये प्रॉपरली नहीं होता, बट सेमी मैच करता है हमारे साथ। अब जो साइंस होती है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट, जो फैक्ट्स बन गए साइंस में तो वो बन गए, वो रिजिड हो गए। बट जो मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं हो सकती, वो टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाती है। तो मैनेजमेंट का, साइंस का ये वाला फीचर हमारा मैनेजमेंट में नहीं फॉलो करता। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते। मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं होते, इनएग्जैक्ट साइंस होती है। इसलिए मैनेजमेंट को हम सोशल साइंस कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट पर चलेंगे तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन के तौर पे मैनेजमेंट को देखें तो जो प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हमने डिफाइन करें, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। ठीक है। अब हम बात करेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशन होता है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसे अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने काम के बारे में पता है। अब प्रोफेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, कि भाई जो रूल्स, जो उसका बेस है वही है। अब प्रोफेशन में कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है, उसमें कोई लॉयर नहीं आ सकता। बट मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, मैनेजर की कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, ऐसी कोई लीगल एथिकल रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए हैं और हर किसी प्रोफेशन को उसमें रजिस्टर्ड होना बहुत कंपल्सरी होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के प्रोफेशनल एसोसिएशंस तो हैं, जैसे कि AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन है, बट हर मैनेजर को उसके अंदर रजिस्टर्ड होना ये कंपल्सरी नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल्स के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं, उनके लिए तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उन्हें वो फॉलो करने ही करने हैं, कंपल्सरी है, वो नहीं छोड़ सकते। बट जो मैनेजर्स होते हैं
वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि उन्हें भाई कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए मैनेजर में ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो रूल्स एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक बार बन गए वही हमेशा के लिए बन गए, नहीं, रिजिड नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होंगे, टाइम के साथ रिन्यू किए जाएंगे, इसलिए नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन का मेन क्या होता है, सर्विस होते हैं, कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्हें वो सर्व करते हैं, उनकी अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन मैनेजमेंट सर्विस मोटिव नहीं होता, ये मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करता है, तो ये सर्विस मोटिव नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, जो प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज, मैनेजमेंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, साइंस एज वेल एज आर्ट, बट नॉट एज प्रोफेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्या है कोऑर्डिनेशन, क्या है, एक वो प्रोसेस होती है जिसमें मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सभी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इट इज द फोर्स बाय विच बाइंड ऑल अदर फंक्शंस टुगेदर। ये एक वो फोर्स है जिसमें जो सारे दूसरे फंक्शंस हैं उनको एक साथ बाइंड किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है, एक साथ लाया जाता है, ये कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कंसीडर करते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक पाथ डायरेक्ट करना है, एक प्लान बनाना ताकि हम उसके ऊपर चल करके अपने गोल को अचीव कर सके, इज अ प्लानिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है जो प्लान हमने बनाया है, अब उस प्लान को हम अच्छे से फॉर्मुलेट कर सके, उस प्लान को फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, भाई रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने हैं, उस प्लान को फॉर्मुलेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना ताकि हमें सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल पाए हैं और हम अपने प्लान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके ताकि हम टाइम पे अपना गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग, अब हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, अब एम्प्लॉयज़ सब अलग अलग होते हैं, सबकी क्वालिफिकेशंस अलग होती हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग होती हैं। अब हमें ये तय करना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से टास्क प्रोवाइड करें ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, ताकि हम राइट टास्क को राइट एम्प्लॉय को दें ताकि वो हमें और इजी हो सके, कन्वीनियंट हो जाए, ताकि हम अच्छे से अपना गोल को अचीव कर सके टाइम पे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब हमने एम्प्लॉयज़ को टास्क दे दिया, अब उन्हें डायरेक्ट करना है कि हाँ भाई तुम्हें इस तरह से काम करना है, मतलब उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें बताना है कि तुम्हें किस तरह से काम करना है, उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे से अपना काम और अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब जो टास्क हो रहे हैं अब उन पे कंट्रोल करना कि भाई टाइम पे हो रहे हैं, कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, उन्हें चेकआउट करना टाइम टू टाइम। ये जो 5 फंक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं हमारे, और इन्हें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पॉइंट पे चलते हैं अपने, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी लेवल पे ज़रूरी होता है। हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, ये तीनों लेवल पे ज़रूरी होता है। कैसे, टॉप लेवल पे हमें ज़रूरी है ताकि उनके बीच, टॉप लेवल जो हमारे CEOs हैं, हमारे मेंस हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पाएंगे, ताकि वो टाइम पे डिसीजन मेकिंग ले सकें। ठीक है, मिडिल लेवल पे क्यों ज़रूरी है, ताकि जो मिडिल लेवल है, मैनेजर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ, सारे डिपार्टमेंट्स की को कोऑर्डिनेट कर सकें, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैलेंस कर पाएँ ताकि काम जो है वो स्मूथली डन हो सके। लोअर लेवल पे क्यों ज़रूरी है, भाई जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो पाए, एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, अच्छे से काम करना, अच्छे से काम हो पाए, इसलिए सारे लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कैसे, ऐसे कि भाई कोऑर्डिनेशन सब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, ये हर लेवल पे हमें चाहिए, हर फंक्शन में हमें चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स में हमें चाहिए। अगर कहीं भी हमारा कोऑर्डिनेशन लैक करता है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वर्क डिले होंगे, डिसीजंस डिले होंगे, जिससे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए
अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस कोऑर्डिनेशन बना रहे हमेशा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करा। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन, परवेसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ओके, सबसे पहले इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन जो है, सारे ग्रुप डिफरेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सब ग्रुप्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। वो काम कर रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी में चलता ही रहता है। ताकि क्यों, अगर कहीं भी हमारा कोऑर्डिनेशन वीक हुआ या रुक गया कि भाई आज हमें कोऑर्डिनेशन की नीड थी, आज हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, कल ये रुक गया ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल में आ जाएगी। नहीं, तो कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है भाई हमें उससे प्रॉफिट अर्न करना है, ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, यही मेन गोल्स होते हैं। इनको अचीव करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्टिन्यूटी में चलता ही रहता है। भाई प्लानिंग करी हमने, ऑर्गेनाइजिंग करी, सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई कोऑर्डिनेशन क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन है। कैसे? क्योंकि ये सबको एक करता है, यूनाइट करता है। इसका तो हमें देख करके ही समझ आता है, यूनिटी करता है, एक लेकर आता है। भाई सारे डिपार्टमेंट्स को एक करता है, सारे लेवल्स को है, सबको ग्रुप्स को एक करता है, यूनाइट करता है, इसलिए यूनिटी ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट इज डेलिब्रेट फंक्शन। भाई कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमें तो हर डिपार्टमेंट्स में चाहिए हमें। भाई सारे डिपार्टमेंट के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए चाहिए, सारे ग्रुप्स के लिए चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन। परवेसिव। भाई कोऑर्डिनेशन परवेसिव कैसे है? कि भाई हमें सारे लेवल्स पे चाहिए। भाई कोऑर्डिनेशन इज वेरी परवेसिव बिकॉज इट इज नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज क्योंकि मैनेजमेंट पे चाहिए है, सारे लेवल्स पे चाहिए, इसलिए परवेसिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की। कैसे? भाई मैनेजर्स का काम होता है कि जो काम है वो मैनेजमेंट करके चलते हैं, भाई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चल रहे हैं, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक कोऑर्डिनेशन बिठाएं सबके बीच में, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, ग्रुप वर्क्स के बीच में वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करें। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमारी 3 होती है: ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करें ग्रोथ इन साइज की। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही हमारे कोऑर्डिनेशन हमें सब में चाहिए, ये मस्ट है। पर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए है, इतने कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। पर जितनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उतने ही कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन भाई हमारे मैनेजमेंट में डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस पे डिफरेंट हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। भाई प्लानिंग कर रहे हैं तब हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तब हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्टाफिंग कर रहे हैं तब कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हमें डिफरेंट फंक्शंस में अपने कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन ऐसे भी इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होती है, अब हर किसी के बस की तो नहीं है कोऑर्डिनेट बिठाना, नहीं ना, हर कोई तो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। इसके लिए भी भाई हमें अपनी स्किल्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं। हमें पता, हमारे मैनेजर्स को ये चीज़ आनी चाहिए कि वो किस सिचुएशन को किस तरह से टैकल कर रहे हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किसी सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर। तो वो चीज़ हमें प्रैक्टिस से, चीज़ों को देखने से और स्पेशलाइजेशन कर रखा है हमने मैनेजमेंट में, उन चीज़ों से आती है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी, स्पेशलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंस आती है इसकी। चलो ओके गाइज, आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको शॉर्ट नोट्स इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको ना मेरी वीडियोस ढूंढने में कोई दिक्कत होएगी नहीं। तो आप प्लीज़ जा करके उन्हें भी सब्सक्राइब